हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का लेक्चर जो है फिर से ग्रामर इम्प्रूवमेंट के लिए है कि ग्रामर को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये एक बच्चे की कमेंट पर है। बच्चे ने पूछा है कि सर एक बात बताएं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। देखो ये पोर्शन बच्चे की कमेंट में क्या है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये वाले क्वेश्चंस हम कैसे इम्प्रूव करें। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखो, एग्जाम में तीन तरह से ग्रामर मेनली पूछी जाती है। एक तो स्पॉटिंग एरर्स, एक फिल इन द ब्लैंक्स, और एक आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसमें आपको डायरेक्शन में नो इम्प्रूवमेंट वाला भी एक ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन चार ऑप्शन होंगे, इनमें से नो इम्प्रूवमेंट वाला एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आज का लेक्चर है। और नॉर्मली ना बता करके कि कैसे इम्प्रूव करना है, मैं तुम्हारे लिए एक एसएससी स्टेनो का ही प्रीवियस पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो रिसेंटली ही पूछा गया है एग्जाम में, रियल पेपर जो था, है ना, उस पेपर को सोल्व करके हम देखेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होते हैं, इनके क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है। इनके क्वेश्चंस होते हैं 10 के अराउंड ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। 10 के अराउंड ही एरर्स पूछे जाते हैं, और 5 से 10, कभी 5 कभी 10, ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 25 से 30 नंबर की बेसिक रियल ग्रामर इसमें पूछी जाती है 100 नंबर के पेपर में। ये सब तुम जानते ही हो। एसएससी स्टेनो में आपकी इंग्लिश कितने की आती है, 100 मार्क्स की है। ठीक है, तो ये वीडियो पर कमेंट किया था बच्चे ने, है ना। तो बाकी डिटेल्ड क्वेश्चंस कोर्स तो आप मेरा ग्रामर का करियर कैब एप्लीकेशन मेरी है, इस पर जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, बच्चे कमेंट करते हैं इस तरह की बातें, कहते हैं कि इतना स्कोर तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो 90% क्या, मैं तो 90% तुमसे उम्मीद करता ही हूँ कि जो भी सब्जेक्ट हो उसमें 90% स्कोर आना चाहिए। 90% क्या, 100% स्कोर भी आएगा भाई, इसमें कोई दो राहें नहीं है ना। तो परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रिपेयर कैसे करना है। एक लंबे सफ़र के लिए चलो। हमारा जो ये सफ़र है एजुकेशन का, ये इंजॉयमेंट भरा होना चाहिए, स्ट्रेस वाला ये सफ़र ना हो, इस बात पर खास ध्यान देना। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारे सामने पेपर ओपन करता हूँ। एसएससी स्टेनो का पेपर है 100 मार्क्स का, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले तो बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन दिया है ना। 100 क्वेश्चंस हैं टोटल इस सेट में, 100 क्वेश्चंस तक बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन से हैं, बीच बीच में दिए हुए हैं। अब देखो सेंटेंस में पूछा गया है, ये बताओ कि सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव चूज करो दैट विल इम्प्रूव फॉर अंडरलाइन पार्ट, जो अंडरलाइन पार्ट को सेंटेंस के इम्प्रूव कर दे। इन केस अगर ऐसा हो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, के सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, तो आप नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। इसने बोला है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में चौथे पार्ट में नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि ये फोर्थ पार्ट में ही होगा, ये ए बी सी डी कहीं पर भी नो इम्प्रूवमेंट रख करके दे सकता है। ठीक है, अब तुम्हें बताता हूँ इम्प्रूवमेंट को, सेंटेंस को पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या आपको सीखना है। चलो ध्यान से देखना। ठीक है, जूम करके मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ तुम्हें अच्छे से। देखो ध्यान से, यही हम प्रैक्टिस सेट्स करते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट जब सीखते हैं तो इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू सीखते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, पहला सेंटेंस, दे विल कम इफ़ यू विल इनवाइट देम। तो वे आएंगे अगर तुम इन्हें इनवाइट करोगे। देखो अगर तुम हिंदी देखो, हिंदी के अकॉर्डिंग तो करोगे, गागी गे के लिए विल शैल आता ही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सेंटेंस ठीक हो सकता है, तुम, बहुत से बच्चे ऐसा हो सकता है इसमें नो इम्प्रूवमेंट लगा करके आ जाए, बट नहीं। ध्यान रखना है कंजंक्शन के बाद। और कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, उसमें तो तुम्हें पढ़ाया था, जो ऑफलाइन बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो तो देखते ही समझ जाएंगे, है ना। तो जो मैंने कंजंक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था कंडीशनल सेंटेंस में कि जब भी इफ़ वाले 5 रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवाए थे मैंने 5 इफ़ के, और इन 5 रूल्स में क्या बताया था कि ध्यान रखना कि इफ़ के बाद में मॉडल वर्ब नहीं आनी चाहिए, इफ़ के तुरंत बाद। देखो ध्यान रखना, दो सेंटेंस होते हैं, इफ़ के पहले भी सेंटेंस हो सकता है, इफ़ के बाद में भी हो सकता है, लेकिन इफ़ के तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है उसमें आप विल शैल नहीं लगा सकते। तो नो इम्प्रूवमेंट तो हट ही गया। अब बचा क्या, यहाँ पर आया है यू इन्वाइट देम, या यू इन्वाइटेड देम, या यू आर इन्वाइटिंग देम। अगर तुम उन्हें बुलाओगे, फ्यूचर के सेंटेंस को हम प्रेजेंट में लेकर के आ सकते हैं, तो आंसर होगा इसका ए पार्ट। तो विल हटते ही ये इन्वाइट रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, जो पहला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन इस सेट में आया है, ये कहाँ से पूछा गया है, ये कंजंक्शन के चैप्टर से, या कंडीशनल सेंटेंस का जो चैप्टर मेरे सिलेबस में है उससे पूछा गया है, और मैंने ये डिटेल में समझाया है वहाँ पे, है ना। ग्रामर के कोर्स में ही होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहले पेज पे जो हमें दिया गया था। इस पेज पर और कोई क्वेश्चन नहीं है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
100 मार्क्स का ये सेट है। नेक्स्ट पेज पर देखो 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं अच्छे से, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है ही शुड नॉट हैव कैरी सो मैनी पैसेंजर्स। डरना नहीं, परेशान नहीं होना किसी भी चीज से, बस इस बात का ध्यान रखना है ना। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें कहता है ही शुड नॉट हैव कैरी सो मैनी पैसेंजर्स, उसे इतने सारे पैसेंजर्स नहीं ले जाने चाहिए थे। अगर कोई भी बच्चा मॉडल वर्ब के बेसिक्स जानता है या टेंसेस को अच्छे से समझता है तो वो देखते ही एरर पहचानेगा कि कहाँ गड़बड़ है। अब अगर तुम एरर पहचान गए हो तो तुम्हें पता लग गया होगा कि हैज हैव हैड अगर सेंटेंस में दिखाई देता है तो इसके बाद हमेशा केवल और केवल थर्ड फॉर्म आ सकती है, वर्ब का और कोई रूप आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि हैव में किसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक तो पहले ऑप्शन में हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, दूसरे में हैव के बाद आईएनजी है, जो कि हो ही नहीं सकता, ये ग्रामेटिकली गलत हो गया, है ना। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, देखो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, बट ध्यान दो शुड के बाद मॉडल वर्ब के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू नहीं आ सकता, इसके बाद ये भी कट गया, है ना। और नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो बी भी कट गया, तो बी सी डी तीनों कट गए, बचा कौन सा ए। यहाँ पर तुमने देख लिया शुड हैव और थर्ड फॉर्म। और जब मैं मॉडल वर्ब का सेंटेंस तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि शुड हैव थर्ड फॉर्म जब भी आएगा तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और पहली खास चीज कि ये जो मीनिंग चला जाएगा इसका पास्ट में चला जाएगा। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जब बोलोगे तो मीनिंग फ्यूचर में जाएगा, शुड हैव थर्ड फॉर्म बोलोगे तो मीनिंग जाएगा पास्ट में। दैट मीन्स चाहिए था, तो उसे इतने सारे पैसेंजर्स नहीं ले जाने चाहिए थे। ये सेंटेंस की हिंदी है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये कौन से चैप्टर से आया, ये आया मॉडल वर्ब से, प्योर ग्रामर का, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें क्लियर कहा है कि 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा और इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो एरर में हो, चाहे वो ग्रामर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो तुम्हें पढ़ाया ना हो। मुझे अपने कोर्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है। इसका कारण सिंपल है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्टेड बच्चे बताते हैं कि हाँ सर सारा आता है। और मैं तो खुद एग्जाम में बैठता हूँ, अभी तक मेरी तो अभी भी एज है एसएससी बैंकिंग और आईएएस पीसीएस की हर तरह की, तो मुझे पता है कि मेरा कोर्स कितना कामयाब है ना। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ ग्रामर ज़रूर पढ़नी है अगर बेसिक करना चाहते हो और सेकंड्स में करना चाहते हो तब। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रामर आती तो है लेकिन पकड़ में नहीं आता उन्हें जल्दी से, है ना। चलो, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी केवल। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का दिया है। यहाँ पर क्या पूछा है, शी प्लेस्ड ए पोर्सलेन वेस, उसने एक गमला रख दिया, विद ए जेंटल मैनर, विद ए जेंटल मैनर ऑन द विंडो सिल, विंडो पर उसने एक बहुत प्यार से तरीके से उसने एक ये पोर्सलेन वेस रख दिया। अब ध्यान से देखो, विद ए जेंटल मैनर हम क्यों लगाएंगे, ये बात तो कंफर्म है कि पूरा सेंटेंस हो गया तो पूरे सेंटेंस के बाद में जो चीज़ आनी चाहिए वो एडवर्ब आनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास सिंपल जेंटल की एडवर्ब जेंटली है तो मैं इन विद ए जेंटल मैनर क्यों लगाऊं, है ना। तो जेंटली है, सेंटेंस में एडवर्ब की जरूरत है, तो मैं आंसर लगाऊंगा यहाँ पर ए। बिल्कुल सीधा सा आंसर, और एडवर्ब के चैप्टर से सीधा पूछा गया है, ना जरा सा भी घुमाया है, ना जरा सा भी टफ एरर है, ठीक है। सेंटेंस में एरर हो या नो इम्प्रूवमेंट हो, बात एक ही होती है। डन। चलो यहाँ तक चीज कवर हो गई, आपका जेंटली आपका आंसर आ गया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस पेज पर और भी कोई क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन नंबर 33, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है इस बात को देखो, ठीक है। रीसेंट का एसएससी स्टेनो का रीसेंट का रियल सेट है, मॉक टेस्ट नहीं है ये या ना मॉडल पेपर है, रियल प्रीवियस सेट है जो कि एग्जाम में रियल में बच्चों से पूछा गया है, उस चीज़ को हम कर रहे हैं। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ, टाइटैनिक को इतना सेफ समझा गया था, इतना सेफ माना गया था कि इट कैरिड ओनली 20 लाइफ बोट्स, के ये केवल 20 लाइफ बोट्स लेकर के अपने साथ चला था, ठीक है। अब तुम्हें इसमें एरर पकड़ना है या ये बताना है कि सेंटेंस ठीक है या कुछ इंप्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपल सा एरर है, तुम जानते ही हो, ये जो कंजंक्शन का पेयर तुम देख रहे हो इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है इतना और की, और ये तुम्हें कंजंक्शन में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, बड़ा इजी और सीधा सीधा एरर है। ये तुम्हें मैंने बता रखा है कि दैट का जोड़ा कौन सा होता है जो शुरू में होता है जब इसका मीनिंग इतना की हो, यहाँ पर एज नहीं यहाँ सो आता है, तो सो दैट का ये पेयर होता है। ये मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है कंजंक्शन में। बताओ कैसा क्या ऐसा है जो तुम्हें ना पढ़ाया गया हो, है ना, सारी चीज़ पढ़ा रखी है। जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन 1 साल से जुड़े हुए हैं, 6 महीने से जुड़े हुए हैं, जिनका ग्रामर बेसिक जिन्होंने मेरे पास कर लिए, देखते ही पहचान जाओगे तुम इसे आंसर को, है ना। तो आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर चौथा, सो सेफ दैट, इतना सेफ माना गया कि। अच्छा मैंने यहाँ पर एक बात है,
सो सेफ दैट के बीच में एक बात और भी बताई थी, सो और दैट के बीच में, कि एक एडजेक्टिव आएगा हमेशा, और वो एडजेक्टिव कौन सा होगा, वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होगा। ये रूल भी डिटेल में बताया हुआ है, तो तुम्हें ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, देखो 4-5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पेज के अभी तक सेट में। अब देखते हैं क्या और भी कोई क्वेश्चन है इस पेज पर। और कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये पहले से ही टिक किए हुए हैं रेड डॉट से। तो 3 क्वेश्चन इस पेज पर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन नंबर 37। देखो पहले से ही टिक करके रखे हुए हैं मैंने, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। अब देखो इसे ध्यान से पढ़ो। वी सॉ सम फार्मर्स, हमने कुछ फार्मर्स को देखा, टू टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोतते हुए। टिल का मतलब यहाँ पर जोतना है। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि कोई चीज की जब कंटिन्यूटी हो तो कंटिन्यूटी में आईएनजी आता है। अब ये चीज जो मैंने 2+ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर तुम्हें सेंटेंस में कंटिन्यूटी महसूस हो रही होगी। अब कंटिन्यूटी महसूस होते ही तुम्हें आईएनजी चाहिए, तो आईएनजी का सीधा सीधा ऑप्शन देख लो, फालतू घूमना ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टिलिंग यहाँ पर आया हुआ है, ये काम करते हुए देखा। अब ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, ये पूछा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब से। बताओ सीधा सीधा पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था ग्रामर के बैच में, है ना। ये तो हम एडवांस बैच में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स, जो हमारा बेसिक वाला बैच था ग्रामर का, वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं सारे चैप्टर्स में, है ना। सीधा सीधा एरर है, ऐसा नहीं है कि ज़रा सा भी घुमा करके दिया हो, है ना। अब देखो सी और डी क्यों नहीं हो सकता, इस बात को भी समझ लो। बी के बाद कभी भी आईएनजी नहीं आएगा इस केस में, है ना। बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि टू बी के बाद अगर तुम रख रहे हो तो वो पैसिव वॉइस कहलाती है, और पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म के बिना पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर टिल की थर्ड फॉर्म आती। अब यहाँ पर देखो, ये प्रीपोजिशन वाला टिल नहीं है जिसका मतलब तक होता है, ये जोतने वाला वर्ब वाला टिल है ना। तो टू के बाद में आईएनजी ऐसे नहीं आएगी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। और टू टिल इसने नहीं आएगा क्योंकि हम नॉर्मली करना नहीं कह रहे हैं, करते हुए किसी चीज़ की कंटिन्यूटी हम शो करना चाह रहे हैं, हमारा मन का भाव कंटिन्यूटी है, इसीलिए हमें आईएनजी चेंज करना पड़ेगा। सब के सब डिटेल्स में पढ़ाए हुए थे मैं, कुछ भी नया नहीं है, ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना बताया हो कुछ भी। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या इस पेज पे और भी कोई क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हों। नहीं, इस पेज पर और कोई क्वेश्चंस नहीं है। 4-5 क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे, काउंट कर लेना, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हाँ देखो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, और क्या नीचे भी कोई है, हाँ 3 क्वेश्चंस इस पेज पर दिए हुए हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन को करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कि कैसे होगा। ध्यान से देखो, क्या आया तुम्हारा पहला क्वेश्चन इस पेज का। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है समझो, पढ़ो आराम से। पहला क्वेश्चन है कि आई विश यू डोंट क्वेरल। अच्छा, मैं सेंटेंस अभी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ग्रामर पूरी कर रखी है, वो देखते ही पहचान गए होंगे कि एरर कहाँ पर है। बेहद सिंपल एरर्स दिए हुए हैं, ज़रा सा भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाया है। बस तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन ही तो जांचना चाहता है एग्जामिनर, वो यही तो चाहता है कि तुम्हें सारी चीज़ें पता हो, बस तुम्हें परेशान थोड़ा ही करना चाहता है कोई। अगर तुम्हें पता होगा तो मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है, आई विश के बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है। अब पास्ट टेंस डोंट तो नहीं होता, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन तो कट गया यहीं पर। ठीक है, मस्ट के बाद अगर मैं फर्स्ट फॉर्म लगाता हूं तो ये भी फ्यूचर का इशारा देता है। कोई भी मॉडल वर्ब जो होती है अगर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो ये फ्यूचर का इशारा देगा। ये भी कट गया क्योंकि ये भी फ्यूचर में गया। अच्छा, इज आर एम क्वेरलिंग, इज आर एम और आईएनजी, ये इज आर एम और आईएनजी भी कर रहा है या करेगा, कुछ इस तरह का सेंस देता है, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या, वुड। अब तुम सब जानते हो, मैंने मॉडल वर्ब में तुम्हें पढ़ाया था कि जब पिछला सेंटेंस या आसपास का सेंटेंस या पास्ट में हो तो अगला भी पास्ट होता है, और या फिर कोई ऐसा सेंटेंस का रूल हो जो कहता है कि मुझे तो उसके बाद पास्ट चाहिए, तो वहाँ पर भी हम मॉडल वर्ब को पास्ट रूप में रख सकते हैं। जैसे कैन का पास्ट रूप क्या होगा, कुड होगा। मे का पास्ट रूप माइट होगा। विल का पास्ट रूप वुड होगा। तो हम यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि आई विश एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके तुरंत बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो हम आंसर लगाएंगे वुड। बताओ इसमें क्या ऐसा था जो तुम्हें ना बताया हो, सारी चीज़ें तो पढ़ाई हुई हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स, वॉचमैन ने थीव्स को सुना नहीं, थीव्स की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, हेयर द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग, उन्हें जब वो एंटर कर रहे थे बिल्डिंग में तो थीव्स, तो वॉचमैन ने थीव्स को नहीं सुना, मतलब उसकी उनकी आवाज़ उसे नहीं आई। अच्छा, अब जल्दी से बता दो कि तुम्हें मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर है ये,
अगर तुम पहचान पा रहे हो कि हेयर के बाद आने वाली वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो तुम लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है। सीधा सीधा एरर है, बिल्कुल ज़रा सा भी घुमा के नहीं पूछा। नॉन फाइनाइट वर्ब वाले चैप्टर से है ये। मेरे सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है मैंने, है ना। सारे के सारे चैप्टर पढ़ाता हूँ, 12 सब चैप्टर का शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने। जिसने ये बढ़िया से पढ़ लिए, मैं नहीं मानता कि उसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट या क्या नाम, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर स्पोर्टिंग एरर्स इनमें दिक्कत आ जाए। ठीक है, चलो। तो हेयर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आने वाली वर्ब में क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये बात मैंने लिखवा रखी है। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बिना टू वाली वर्ब। दैट मीन्स यहाँ से टू कटना चाहिए। अब टू कटेगा तो डायरेक्ट एंटर वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो ये रहा आंसर सी, है ना। डायरेक्ट एंटर वाला आंसर सी है, सीधा सीधा आंसर। बताओ क्या परेशान करने वाली बात थी यहाँ पे, है ना। तो एग्जामिनर का केवल एक पर्पज़ है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, बच्चे ने कितने अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाई की है, और इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछना चाहता है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61। एक और क्वेश्चन है इस पेज पर, इसे और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, इसको पढ़ो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि ऑन अप्रैल 10 1912, अच्छा 10 अप्रैल 1912 को। अब एक बात बताओ, सीधा सीधा एरर है, तुम पहचान गए होंगे क्योंकि हमें अंडरलाइन वाला पार्ट ही इंप्रूव करना है यहाँ पे। तो ये प्रीपोजिशन के चैप्टर का एरर है, और ये बात ना मैंने बेसिक रूल्स पढ़ाते हुए पढ़ाई थी कि यहाँ पर क्या होगा। अब तुम्हें पता है जब भी अप्रैल 10 या कोई भी तारीख देती जाए, जब भी कोई डेट दे दी जाए, तो डेट से पहले डे हो या फिर डेट हो, इनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन आती है हमेशा, है ना। ये बात मैंने फिक्स लिखवाई हुई है। और यहाँ पर क्या आया हुआ है, ऑन ही दिया हुआ है। अब देखो तारीख से पहले इन बिल्कुल नहीं आएगी, तारीख से पहले बिटवीन बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। और ड्यूरिंग तारीख से पहले बिल्कुल नहीं आएगा। तो बचा क्या, सीधा सीधा नो इम्प्रूवमेंट। बताओ क्या टफ था यहाँ पे, सारी चीज़ें आसान है ना। मज़ा तब आता है जब आपने कोर्स बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से किया हो, और आप रेगुलर बने हुए हो। जब पता है तुम लोग साथ बैठ करके पढ़ते हो और रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते हो, और 5-6 महीने के बाद देखो एकदम तो देखो, अगर कोई पढ़ना चाहता है एक आध महीने में, कोई इम्प्रूव करना चाहता है, देखो मेरे पास तो बिल्कुल भी मत आओ, मैं तो तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं। ठीक है, अगर कोई बच्चा 5-7 महीने टिकना चाहता है प्रैक्टिस सेट्स में, और उसके बाद वो मुझे ये कहता है करके, सर मैंने सीजीएल भी क्लियर कर लिया इस बार, मैंने इस बार सीपीओ भी क्लियर कर लिया, मैंने स्टेनो भी क्लियर कर लिया, मैंने सीएचएसएल भी निकाल लिया, बैंक का क्लर्क और पीओ भी निकल गया, सर पिछले 2 साल से मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, लेकिन 2 साल से जैसे ही इंग्लिश मैथ्स वगैरह में रेगुलर हुआ, तो और प्रैक्टिस सेट्स डेली लगाने शुरू किए, सर सारे ही तो एग्ज़ाम निकल गए एक ही साल में, है ना। तो ये बातें तुम सुनते भी होंगे कि एक बच्चा था जिसकी कभी पहले तो कोई भी नौकरी नहीं लग रही थी, और फिर एकदम से बहुत सारी नौकरियां लग गई। वो क्या है, प्रॉपर गाइडेंस और मेहनत ही तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर क्या पूछी है, इस पेपर के, इस पेज के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। देखते हैं अगले पेज पे है क्या। हाँ बिल्कुल है, एक तो क्वेश्चन नंबर 82 है, और नहीं, और कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन है इस पेज पर। देखो ध्यान से, इसको इम्प्रूव करते हैं अब। ये रहा, पढ़ो आराम से और बताओ। यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ वेन यू वर अ लिटिल बॉय। जब तुम एक छोटे लड़के रहे होंगे, जब तुम एक छोटे लड़के रहे होंगे, तो तुम्हारी जो है लाइफ जो है वो बहुत हार्ड रही होगी। ये बात बताई हुई है। तो भले ही तुम रही होगी बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें हिंट क्लियर आ रहा होगा कि पास्ट की बात है, पीछे कही गई बात है, पास्ट का इशारा है। अब तुम्हें मैंने एक बात बता रखी है, जब मैं तुम्हें मॉडल वर्ब का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव आएगा, तो वो इशारा होगा फ्यूचर का। यही बात बताई थी। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आने के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, तब जा करके मॉडल वर्ब पास्ट टेंस का इशारा दे सकती है। ये बात मैंने तुम्हें क्लियर बताई थी। अब तुम्हें बस इतना देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मस्ट के बाद हैव भी आ रहा हो और हैव के बाद एक थर्ड फॉर्म भी आई हो ए हार्ड लाइफ से पहले। जिसमें भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म आंसर आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन की हिंदी क्या बता रही है कि हिंदी जो है पास्ट की तरफ जा रही है, और पास्ट में हैव के बाद, मॉडल वर्ब के बाद हैव लगा करके थर्ड फॉर्म चाहिए ही होती है। बेहद बेसिक सा रूल है मॉडल वर्ब का, है ना। तो देखो, हैव के बाद हैड पहले ऑप्शन में है, ये आंसर हो सकता है। हैड के बाद हैव टू हैव कोई चांस नहीं है यहाँ पर, है ना। और वाजवर का भी के बाद टू हैव लगाने का भी कोई चांस नहीं है। और नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि हमें तो चेंज करना ही है, पास्ट में बदलना ही से। अभी तो ये फ्यूचर का इशारा दे रहा है मस्ट हैव, तो नो इम्प्रूवमेंट भी कट गया। बचा कौन सा, मस्ट हैव हैड, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, है ना। तुम्हें समझाते हुए भले ही समय लग रहा है मुझे, लेकिन अगर तुम्हारी ग्रामर परफेक्ट लेवल पे आ जाएगी ना और तुम डेली प्रैक्टिस करोगे, तो
आंसर जो है 2 सेकंड या 3 सेकंड में आता है ज़्यादा ज़्यादा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारी इंग्लिश का पोर्शन है, 1 घंटा जो मिलता है एसएससी स्टेनो में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में जो टाइम मिलता है, उस टाइम से 10-15 मिनट पहले पूरा पेपर फिनिश कर लो। ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी होता है। अब देखते हैं, इस पेज पर तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या और भी कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ बिल्कुल है। और देखो, सेट हमारा पूरा होने वाला है। तो 10वां क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। देखो, 2-1 साल पहले क्या होता था, ये क्या करता था एग्जामिनर, सारे के सारे इकट्ठे दे देता था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव भी इकट्ठे दे दिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इकट्ठे दे दिए, सारी चीज़ें इकट्ठी देता था। अब चूंकि वो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगवाना चाहता है और थोड़े थोड़े चाहता है कि तुम बार बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ो और तुम्हारा कुछ टाइम फालतू लग जाए, कंपटीशन को थोड़ा सा और टफ बनाना चाहता है। देखो, रूल्स तो और कहीं से आने वाले हैं नहीं, जो पढ़ा दिए वही आएंगे, क्योंकि वही सारे के सारे हैं। अब रूल्स तो कहीं से बनाने से रहे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं कि आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए। इसीलिए इन्होंने क्वेश्चंस को इनको बिखेर दिया अब पेपर में। पहले ये लाइन से देते थे, अब ये बस बिखेर करके दे रहे हैं। और जो बच्चा डेली प्रैक्टिस सेट पढ़ रहा है, उसे तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंस्ट्रक्शंस वो तो देखते ही बताएगा कि हाँ इसमें तो ये चीज़ पूछ रखी है ना। चलो, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एसएससी स्टेनो में। तो आई सॉ द बस टू क्रैश इन द लैम्प पोस्ट, मैंने बस को देखा लैम्प पोस्ट में क्रैश होते हुए, है ना। तो एक बात बताओ सिंपल सी, ये जो सी है, इसके बाद आने वाली वर्ब का मैंने तुम्हें एक कॉम्बिनेशन बता रखा है। और अगर तुम पहचान गए हो तो तुम ये भी पहचान गए होंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर से आया है। नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर से ही बताओ 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। बहुत से बच्चे ये कहते हैं, सर आपका तो सिलेबस ही खराब है, आपका तो सिलेबस ही सही नहीं है। अब बताओ, जब इसमें से नॉन फाइनाइट में से क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, तो फिर नॉन फाइनाइट चैप्टर क्यों ना पढ़ाया जाए? इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार पूछा जाता है, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम जानते हो तो तुम ये भी जानते हो कि सी के बाद अगर सी एक्टिव वॉइस में आई हुई है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब सीधी बेयर इन्फिनेटिव लेगी। यहाँ पर क्या आना चाहिए? बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए। और बेयर इन्फिनेटिव में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बिना टू वाली वर्ब होती है। अब देख लो, क्रैश किस में बिना टू वाली है? क्या इसमें है विल शैल? नहीं है, ये कट गया। आपका वाज वर क्रैशिंग, ये भी कट गया। नो इम्प्रूवमेंट भी कट गया, क्योंकि टू तो हमें हटाना ही है। और डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म सी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका सी हो गया। बताओ, क्या भारी चीज पूछी थी। एक भी तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हें ग्रामर में ना कराया हो, सारे के सारे प्योर ग्रामर से पूछे गए हैं। कोई सा भी वोकेबलरी से नहीं पूछा गया, और बेहद इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, एक जो स्टूडेंट था, जो मेरे पास बच्चा था, जिसने मैंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर बता दीजिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट पेपर में कैसे हम कवर करेंगे, तो देखो मैंने तुम्हें विद प्रूफ बता दिया। सारे के सारे प्योर ग्रामर पे पूछे जा रहे हैं। तुम ग्रामर अच्छी कर लो तो 10 के 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। नॉट इवन सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, बल्कि आपके सेंटेंस एरर्स और सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स जो ये होते हैं, ये 2-3 पोर्शन, 25 से 30 नंबर का ये पोर्शन प्योर ग्रामर का है। अगर किसी का ग्रामर का कोर्स अच्छा है, किसी ने ग्रामर बहुत अच्छे से की है, तो मैं नहीं मानता उसके ये क्वेश्चन छूट जाएं। ठीक है, ये बात याद रखना। सब कुछ होगा रेगुलर प्रैक्टिस से ही। अगर तुम में से कोई सा रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता, और कोई बच्चा ये सोच करके पेपर में जा रहा है कि हम तो ग्रामर से थोड़ी बहुत 10-20 रूल या 100-50 रूल याद कर लेंगे और हमारा पेपर निकल जाएगा, तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक से एक धुरंधर बैठा है। एक बच्चा जो 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देता है, और एक बच्चा जो 5 सेकंड में क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही आंसर देता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो जो 5 सेकंड में आंसर दे रहा है ना, उसने महीनों सेट्स लगाए हैं, डेली अपने टीचर के गाइडेंस में रहा है, वो बच्चा सेलेक्ट होता है। ठीक है, खैर, लापरवाही ना करते हुए ध्यान से तैयारी करो। और कोई क्वेश्चंस हो, जैसे बच्चे ने पूछा है, और कोई क्वेश्चन अगर ज़रूरी है जो मुझे लगेगा कि हाँ आंसर देना चाहिए, वो क्वेश्चन की तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछो बेझिझक। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।